तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके बेसिक ओवरव्यू के बारे में, उनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस कैसे होता है। तो आज हम उसका एक जो पार्ट है एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो शुरू करते हैं। बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, हम कुछ ड्रग्स के बारे में उनका यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं थेरापेटिकली, और ओवर व्यू देखेंगे पूरे सिंपैथेटिक सिस्टम के ड्रग्स का। एड्रेनर्जिक ड्रग्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक एड्रेनर्जिक और एक कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक वो ड्रग्स हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे वो होंगे एंटीकोलिनर्जिक, और जो बढ़ाएंगे वो एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रेनर्जिक वो ड्रग्स है जो हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसके एक्शंस को मिमिक करते हैं, जो जो उसके एक्शंस होंगे वो सेम वैसे ही एक्शंस करेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो इसका क्लासिफिकेशन है एड्रेनर्जिक ड्रग्स का वो तीन बेसिस पे है। पहला उनके केमिकल स्ट्रक्चर के क्या हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे, और तीसरा थेरापेटिक यूजेस के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो केमिकल स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो क्या है। वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, कैटेकोलामीन्स और एक नॉन कैटेकोलामीन्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इनको कैटेकोलामीन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन प्रेजेंट होती है, इसको बोला जाता है कैटेकोल न्यूक्लियस। तो जिन जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स और जिन जिन ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये कैटेकोल रिंग प्रेजेंट होगी उनको तो बोलेंगे कैटेकोल अमीन्स, मतलब इस कैटेकोल रिंग के साथ एक अमीन ग्रुप अटैच होगा। और जिन जिन ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये रिंग एब्सेंट होगी उनको बोला जाएगा नॉन कैटेकोलामीन्स। तो कैटेकोलामीन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, एड्रेनालीन, नॉन एड्रेनालीन, आइसोप्रानिल एंड डोब्यूटामीन। जो इसमें एड्रेनालीन और नॉन एड्रेनालीन है ना, ये नेचुरली भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आइसोप्रेनालीन और डोब्यूटामीन सिंथेटिक ड्रग्स हैं, डोब्यूटामीन भी सिंथेटिक है, डोपामीन का डेरिवेटिव है डोब्यूटामीन, कार्डियो सेलेक्टिव है। नॉन कैटेकोलामीन्स के अंदर आते हैं टायरामीन, एफिड्रिन, एम्फिटामीन एंड फिनाइलेफ्रिन। जो इसमें एफिड्रिन और ये एम्फिटामीन है इनको ड्रग अब्यूज़र यूज़ भी करते हैं। अब टायरामीन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आपके पढ़ने को मिलेगा, शायद आपने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, चीज़ रिएक्शन। चीज़ रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी फूड या कोई भी ऐसी बेवरेजेस जिसके अंदर टायरामीन प्रेजेंट होगा और किसी माओ इनिबिटर ड्रग के साथ आप उसको दे रहे होगे। माओ इनिबिटर ड्रग्स जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में कि जो न्यूरो सिंथेसिस होता है, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको डिग्रेड कर दिया जाता है माओ के मोनोअमीन ऑक्सीडेज या फिर कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से। अगर हमने उन एंजाइम्स को इनिबिट कर दिया और ऐसे कोई फूड या बेवरेजेस ले रहे हैं जिसके अंदर टायरामीन प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टायरामीन है ना हमारा, ये नॉन कैटेकोलामीन्स कैटेगरी का एड्रेनर्जिक ड्रग है। एड्रेनर्जिक ड्रग मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो हम ऐसा कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर टायरामीन है और अब पेशेंट एक ऐसी कोई ड्रग पे जो उसके माओ एंजाइम को इनहिबिट करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर सिंपैथेटिक ओवरफ्लो होगा। सिंपैथेटिक ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, चीज़ रिएक्शन। जैसे मोस्ट कॉमन जो फूड बेवरेज है वो है चीज़, इसलिए इसका नाम है चीज़ रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, जितने सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है वही सारे फीचर्स होंगे। जैसे हेडेक होगा क्योंकि सेरेब्रोवास्कुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, पाल्पिटेशंस होंगे, हाइपरटेंसिव बीपी इंक्रीज होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगी। पाल्पिटेशंस क्या होते हैं, पाल्पिटेशंस आर अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ आवर ओन कार्डिक एक्टिविटी। मतलब किसी इंसान को उसकी खुद की कार्डिक एक्टिविटी फील हो रही है और वो अनप्लेजेंट अवेयरनेस है। ऐसा नहीं आपने किसी सुंदर लड़की को देख लिया और हार्ट बीट बढ़ गई, वो पाल्पिटेशंस में नहीं आते मेडिकली, ऑल्दो रोमांटिकली आते हैं। अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ ओन कार्डिक एक्टिविटी। ठीक है, ये इसका पहला क्लासिफिकेशन था केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, जिसमें कि आपको कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स मिलेंगे और टायरामीन से रिलेटेड है चीज़ रिएक्शन। दूसरा इसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे कैसे, कुछ ड्रग्स होंगे जो डायरेक्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो। कुछ ऐसे होंगे जो उन न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे होंगे, मतलब उनका डायरेक्ट एक्शन तो रिसेप्टर्स पे नहीं होगा, बट वो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एड्रेनालीन है, नॉन एड्रेनालीन है, इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो वो ड्रग्स जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम को, वो डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होंगे, जो नॉन एड्रेनालीन का रिलीज कराते हैं नर्व एंडिंग से। ठीक है, मिक्स्ड एक्टिंग कौन से होंगे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पाथवे से एक्ट कर सकते हैं।
ये इसके दो क्लासिफिकेशन हो गए, पहला केमिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो इसका तीसरा और सबसे मेन क्लासिफिकेशन है वो है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक यूज़। थेरेपेटिक यूजेस का मतलब ये है कि हमको क्लिनिकली इन ड्रग्स को कब कब यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, उसका इनर्वेशन हमारे बॉडी के हर एक विसरा के ऊपर है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्लैडर हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, जितने भी विसराज हैं और ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर है सबके अंदर इनर्वेट करेगा। तो जिस सिस्टम पे वो एक्ट कर रहा होगा उसके बेसिस पे इसके थेरेपेटिक यूसेज हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि रेज ब्लड प्रेशर एंड प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर का इंक्रीज करे, मतलब किसी को हाइपोटेंसिव क्राइसिस हो रही है। हाइपोटेंसिव क्राइसिस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? शॉक। अब शॉक चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे कार्डियोजेनिक शॉक हो, चाहे वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो, इन चारों शॉक के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी है फिजियोलॉजिकल, वो क्या होती है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करता है। तो हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है तो हम प्रेशर एजेंट्स या फिर रेज बीपी बढ़ाने वाले ड्रग्स दे सकते हैं शॉक के केसेस में। कौन कौन से होंगे? एड्रेनालिन, डोपामीन, फिनाइलेफ्रिन एंड मेथॉक्सामीन। डोपामीन के बारे में मैं इसमें थोड़ा आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वो एजेंट हैं जो कि किस पे एक्ट करेंगे? हमारे हार्ट पे और हमारे ब्लड वेसल्स पे। जब ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे तो क्या कराएंगे? उनका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे, तो हमारा जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है और जो वीनस रिटर्न है हार्ट को वो बढ़ेगा तो बीपी मेंटेन होगा। कार्डिक आउटपुट अगर मेंटेन होगी तो सिस्टोलिक बीपी मेंटेन होगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस मेंटेन होगी तो डायस्टोलिक बीपी मेंटेन होगा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी के ड्रग्स कौन से हैं? प्रेशर एजेंट। दूसरी कैटेगरी के ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर आपने मेरा अस्थमा वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो हमारे ब्रोंकाइज हैं उनके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम उनको स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा? उनका डायलेशन होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर अंदर है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाना। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड्स बढ़ जाती हैं। ऑक्सीजन डिमांड्स बढ़ जाती हैं तो ज़्यादा इनपुट के लिए ऑक्सीजन के ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर दिया जाता है, और ये जो ड्रग्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक कर रहे हैं। तो क्या काम करेंगे? ब्रोंकस का डायलेशन कराएंगे। ब्रोंकोडायलेटर जैसे साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, साल्मिट्रॉल एंड फॉर्मिट्रॉल। इसमें ये टर्ब्यूटालिन है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, साल्ब्यूटामोल है, ये शॉर्ट एक्टिंग है। इनको आप मीटाडोड इनहेलर, नेबुलाइजर या ड्रग फॉर्म में भी देते हैं। तीसरे कैटेगरी ऑफ ड्रग्स कौन से होंगे थेरेपेटिक यूसेज के बेसिस पर? कार्डिक स्टिमुलेंट्स। वो ड्रग जो हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। एसए नोड को स्टिमुलेट करता है, एवी नोड को स्टिमुलेट करता है, एट्रियल मस्कुलेचर को स्टिमुलेट करता है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को स्टिमुलेट करता है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसका जो हार्ट में इनर्वेशन है ना, वो सारे स्ट्रक्चर्स पे होता है। एसए नोड पे भी होता है, एवी नोड पे भी होता है, एट्रियल मस्कुलेचर पे भी होता है एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे भी होता है। पर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो इनर्वेशन है वो सिर्फ एसए नोड और एवी नोड पे होता है। तो अगर बॉडी के अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रही है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जा रहा है ना, तो सिर्फ एसए नोड इनहिबिट होगी और एवी नोड इनहिबिट होगा। एट्रियल मस्कुलेचर और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर इनहिबिट नहीं होंगे। इसी वजह से जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उन्हें एरिथमिया के केसेस में देते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है, वो आगे बताऊंगा। तो हमारा जो कार्डिक स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं वो क्या काम करेंगे? एसए नोड को स्टिमुलेट करेंगे, एवी नोड को स्टिमुलेट करेंगे, एट्रियल मस्कुलेचर को एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को। एसए नोड को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा कि रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन बढ़ेगा। एवी नोड को स्टिमुलेट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन बढ़ेगी। एट्रियल मस्कुलेचर को फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो सारे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक एंड पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक। कार्डिक स्टिमुलेंट्स की जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स की जरूरत कहाँ पड़ी हमको? अस्थमा में। प्रेशर एजेंट्स की शॉक की कंडीशन में। कार्डिक स्टिमुलेंट्स की कब पड़ेगी? जब हमारा हार्ट इनहिबिट हो रहा होगा। हार्ट इनहिबिट किस किस केस में? कोई इन्फाक्ट हो गया, जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को वो कम हो गई, जिसकी वजह से कोई इन्फाक्ट हो गया, तो इन्फाक्ट के केस में हमें हार्ट को स्टिमुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, कोई कार्डिक सर्जरी से पहले। तीसरा, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर क्या मतलब है? जो हमारा हार्ट है वो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी की डिमांड्स है उनको नीड पूरा करने से फेल हो रहा है, इसलिए कंजेस्टिव कार्डिक। तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर भी हम कार्डिक स्टिमुलेंट देते हैं। कौन कौन से? एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड डोब्यूटामीन। अब देखो, जो प्रेशर एजेंट है डोपामीन और जो कार्डिक स्टिमुलेंट है डोब्यूटामीन, इन दोनों को शॉक की कंडीशन में यूज करते हैं। बट इनमें पता है बेसिक डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई पेशेंट है उसको शॉक है, शॉक की कंडीशन में पास हो रहा है, और साथ के साथ उसका जो रीनल आउटपुट है ना वो भी कम हो रहा है, मतलब उसको रीनल कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की या रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ है ना पेशेंट को, तब हम चूज करेंगे डोपामीन। क्योंकि डोपामीन जो है हमारा वो रीनल वास्कुलेचर, रीनल ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है और प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो शॉक और रीनल आउटपुट का मतलब ओलिगोयूरिया हो रहा होगा किसी पेशेंट को,
मतलब उसका जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होंगी, तब हम चूज करेंगे डोपामीन। और किसी को सिर्फ शॉक की कंडीशन में पास हो रहा है, मतलब उसका जो बॉडी वो हाइपोटेंसिव जा रही है बट उसका रीनल आउटपुट नॉर्मल है, तब हम देंगे डोब्यूटामीन। क्योंकि डोपामीन और डोब्यूटामीन में डिफरेंस ये है कि जो डोब्यूटामीन है ना, ये कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग है, मतलब इसका एक्शन सिर्फ हार्ट पे, मतलब सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स पे। और जो डोपामीन है उसका D1 रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे रीनल ब्लड फ्लो पे भी इन्फ्लुएंस है। तो जब शॉक हो रहा होगा और रीनल आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो डोपामीन चूज करो, और सिर्फ शॉक की कंडीशन में पास हो रहा है तो डोब्यूटामीन देना है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी है CNS स्टिमुलेंट। क्योंकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हमारा, उसका काम क्या होता है कि वैसे तो हमारे CNS में बहुत कम इफेक्ट होता है ऑटोनॉमिक का, पर थोड़ा बहुत जो रिसेप्टर्स है उनका क्या एक्शन होता है कि CNS को स्टिमुलेट करते हैं। क्योंकि एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है CNS के अंदर। तो CNS स्टिमुलेंट में कौन कौन से? एम्फेटामिन, मिथाइलफेनिडेट। ठीक है, कब यूज देंगे? जब कोई CNS डिप्रेशन हो रहा होगा, जैसे CNS डिप्रेशन मतलब कोई कंफ्यूजन की स्टेट है, एंजाइटी की स्टेट है, डिप्रेशन, या किसी भी कंडीशन में अगर CNS डिप्रेस हो रहा है पेशेंट का, तो CNS स्टिमुलेंट ड्रग जैसे एम्फेटामिन, इस वजह से इनको अब्यूज़ भी किया जाता है मेथएम्फेटामिन वगैरह को, क्योंकि CNS स्टिमुलेंट है, ये हेलुसिनेशंस वगैरह कराते हैं। एम्फेटामिन है, एफिड्रीन है, स्यूडो एफिड्रीन है, ये सारे हेलुसिनेशंस कराते हैं, इस वजह से इनको अब्यूज़ भी करते हैं कुछ लोग। फिफ्थ कैटेगरी है यूट्राइन रिलैक्सेंट, वो ड्रग जो हमारे यूट्रस को रिलैक्स कराएंगे, जैसे रिटोड्रीन। ठीक है, अब ये कब यूज़ होंगे? बेसिकली हमें यूट्रस को रिलैक्स करने की कब ज़रूरत होगी? जब जो प्री मैच्योर लेबर हो रहे हैं किसी पेशेंट को और उनको हमें डिले कराना है, तो हम क्या करेंगे? जो यूट्रस को उसको रिलैक्स करा देंगे। जब रिलैक्स करा देंगे तो जो स्ट्रेच सिग्नल्स जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो कम जाएंगे तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो उसमें रिटोड्रीन देते हैं, किसके लिए? प्री मैच्योर लेबर को डिले करने के लिए। उसके बाद कैटेगरी एनोरेक्टिक ड्रग्स वो होते हैं जो हमारे CNS के अंदर एक्ट करके ना, जो सटाइटी सेंटर है हमारा उसको इनिबिट करते हैं। सटाइटी सेंटर मतलब हंगर सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर, ये CNS एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? फेनफ्लुरामीन एंड सिब्यूट्रामीन। किस में कंडीशन में देंगे? ओबिसिटी, अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल ओबिसिटी है और हम उसको हंगर सेंटर को सप्रेस करना है तो हम कौन से ड्रग्स देंगे? एनोरेक्टिक्स। लास्ट है नेसल डिकंजेस्टेंट, जो हमारे जो नेसल म्यूकोसा है उसके सिक्रेशंस को कम करा के डिकंजेशन का काम करते हैं, जैसे जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन, नेसल ड्रॉपलेट्स और वो जो नेसल ड्रॉप्स आती हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं ड्रग्स। ठीक है, तो तीनों क्लासिफिकेशन यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में। जैसे सबसे पहला है हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का जो एक्शन है वो कैसा है? रिसेप्टर मीडिएटेड है। तो ये अल्फा-1 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है, अल्फा-2 पे भी करता है, बीटा-1 पे भी करता है एंड बीटा-2 पे भी करता है। अब देखो, अल्फा-2 प्री साइनेप्टिकली होते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हम बीटा-1 को स्टिमुलेट करेंगे तो हम अपने हार्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अल्फा-1 को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, क्योंकि अल्फा-1 का क्या काम है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना, ब्लड वेसल्स होता है। और बीटा-2 का क्या काम है? वैसोडाइलेशन कराना। ये अपोजिट काम कर रहे हैं अल्फा-1 और बीटा-2, क्योंकि ब्लड वेसल पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये वैसोडाइलेशन कराता है। अब एड्रेनलिन चारों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तो उसका जो मेजर एक्शन है वो तो बीटा-1 है, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और जो उसका वैसोडाइलेटरी इफेक्ट और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट है ये नलीफाई होता है कुछ हद तक। तो किन किन कंडीशन में दे सकते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक, फिर से शॉक हो गया, शॉक मतलब हाइपोटेंशन में जा रहा है पेशेंट, तो क्या करना है हमको? उसको बीपी को बढ़ाना है। तो प्रेशर एजेंट एड्रेनलिन या फिर ये, इसमें बीटा-1 स्टिमुलेंट एक्शन भी है तो हार्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। दूसरा कार्डिक अरेस्ट, एक्यूट अस्थमा और भी लोकल एनेस्थेटिक जैसे लिग्नोकेन। एड्रेनलिन और लिग्नोकेन के इंजेक्शंस आते हैं। ये पता है क्यों देते हैं? क्योंकि एड्रेनलिन क्या काम करता है? अल्फा-1 रिसेप्टर्स के थ्रू ना जो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन है उसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिससे ब्लड को शंट किया जाए यूजफुल ऑर्गन की तरफ। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराने से क्या होता है? जो हम लोकल एनेस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे लिग्नोकेन वगैरह, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है ना वो स्लो होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ भी देते हैं, जैसे लिग्नोकेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डिक अरेस्ट और एनाफाइलेटिक शॉक। नॉन एड्रेनलिन के अंदर क्या होता है ना, इसका बीटा-2 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन नहीं होता, मतलब ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट नहीं करता। इसका सिर्फ अल्फा-1, अल्फा-2 और बीटा-1 से क्या हुआ? हमारा हार्ट स्टिमुलेट हो गया, तुरंत हो जाता है स्टिमुलेट हार्ट। तो बीटा-1 एक्शन हो गया और अल्फा-1 क्या काम करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। तो दोनों इफेक्ट है ना वो फेवर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के। ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस से बढ़ा रहा है और ये कार्डिक आउटपुट से। तो कब देंगे नॉन एड्रेनलिन को? हाइपोटेंसिव स्टेट के अंदर। अब वही ये दोनों आ गए, डोपामीन एंड
डोब्यूटामीन। डोपामीन का ये है कार्डियो सिलेक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया ना कार्डियो सिलेक्टिव ग्लाइकोसाइड है, तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो कहाँ पर है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे। और जो जबकि डोपामीन है उसका अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और साथ में D1 एक्शन भी है। ये D1 एक्शन एक्ट करता है किडनी पे और रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। इसलिए जब भी पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा हो, साथ में ओलिगोयूरिया हो, कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिगोयूरिया, तब हम डोपामीन यूज करेंगे। और कार्डियोजेनिक शॉक है पेशेंट को MI या कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की वजह से और ओलिगोयूरिया नहीं हो रहा, तो हम डोब्यूटामीन देंगे। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब वो शॉक जिसमें जो हमारा मेजर प्राइमरी डिफॉल्ट है वो हार्ट की विद इन द हार्ट हो, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद इन द हार्ट, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर विद इन द हार्ट। तो कार्डियोजेनिक शॉक एक कैटेगरी है शॉक की जिसमें जो मेजर फेलियर है वो किसका है, हार्ट का फेलियर है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर है, ना वॉल्यूम का फेलियर है और ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक, मतलब उसका जो रूट कॉज है वो हार्ट है। तो कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिगोयूरिया डोपामीन, कार्डियोजेनिक शॉक विदाउट ओलिगोयूरिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह तो डोब्यूटामीन। अब इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखो किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट तुमको पता करने हैं तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ना उसको एक्सटेंड कर दो। बेसिकली हम कब देते हैं ड्रग्स को, जब हमको अपने बॉडी में हार्ट को स्टिमुलेट करना होता है या सिंपैथेटिक विश्वास को स्टिमुलेट करना है। अगर ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया, ज़्यादा वन ऐसे नोडल स्टिमुलेशन हो गया तो क्या हुआ, टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, पाल्पिटेशंस, मैंने आपको बताया था अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ ओन कार्डिक एक्टिविटी, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रिमर्स, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्लड फ्लो बढ़ा तो ट्रिमर्स, ब्लड प्रेशर रेज होगा, अगर ब्लड प्रेशर रेज होगा तो क्या हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेजेस और कार्डिक एरिथमियाज। अगर तुम ऐसे नोड को बार बार ज़्यादा स्टिमुलेट करोगे तो उसका इलेक्ट्रिकल जो डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक एरिथमियाज, या फिर सेरिब्रल इन्फार्क्शन और सेरिब्रल हेमरेजेस, किसकी वजह से, बीपी के बढ़ने की वजह से, रेस्टलेसनेस, सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ रहा है उसकी वजह से, पाल्पिटेशंस होंगे, टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेनर्जिक ड्रग्स खत्म। नेक्स्ट लेक्चर आएगा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।